यह काम से जुड़ते होते हैं उसके बारे में बताया गया है। चित्र देख लेने के बाद अगला बटन दबाएं। इस चित्र में कालांश का समय, बच्चों का नियत काम में व्यस्त रहने का समय और सीखने की गतिविधि में सक्रिय भागीदारी के समय के बारे में बात की गई है। क्या आपने देखा कि इस चित्र में ऊपर से नीचे की ओर बढ़ते हुए एक दायरा दूसरे दायरे से छोटा होता जा रहा है? आइए इस चित्र को विस्तार से समझने की कोशिश करें। सबसे बड़ा पीले रंग का वृत्त एक कालांश के पूरे समय को दिखाता है, यानी स्कूल द्वारा निर्धारित एक कक्षा के कुल समय को। यहाँ पर हमने उदाहरण के तौर पर 45 मिनट का समय लिया है। इसको बेहतर समझने के लिए एक कक्षा का दृश्य देखते हैं। ये कक्षा 2 का दृश्य है, जिसमें शिक्षिका ने बच्चों को पाठ के पीछे दिए गए प्रश्नों को पढ़कर उनके उत्तर लिखने के लिए कहा है। बच्चों को काम देने के बाद शिक्षिका स्कूल के किसी गैर शैक्षिक काम में व्यस्त हो गई। देखिए, शिक्षिका के जाते ही कुछ बच्चे तो आपस में बातचीत करने लगे। यहाँ तो कुछ बच्चे खेल रहे हैं और देखिए 2-3 बच्चे कक्षा के बाहर घूमने चले गए। और तो और जो बच्चे कक्षा में हैं भी, उनका ध्यान भी कहीं और बटा हुआ है। आप मुझसे सहमत होंगे अगर मैं यह कहूँ कि इस कक्षा में बच्चे कुछ नया नहीं सीख रहे हैं और कक्षा में हो रही गतिविधि से भी नहीं जुड़े हैं। इसके बहुत से कारणों में से एक कारण यह भी है कि पाठ पढ़ने के बाद प्रश्नों के उत्तर ढूंढकर लिखना कक्षा में बहुत से बच्चों के स्तर से ऊपर की गतिविधि है। इसी तरह देखते ही देखते भाषा की कक्षा के पूरे 45 मिनट बीत गए। आइए अब आगे बढ़ते हैं। हरे रंग का वृत्त नियत काम पर बच्चों का समय दर्शाता है। यह कालांश का वह समय है जिसमें बच्चे शैक्षणिक गतिविधि से जुड़े हों या काम कर रहे हों। ये कक्षा की कुछ ऐसी गतिविधियां हैं जिनमें बच्चे व्यस्त तो होते हैं, पर ये यांत्रिक गतिविधियां होती हैं, जैसे दोहराना, पाठ को याद करना, वर्ण अक्षर को बार बार लिखना आदि। ये गतिविधियां शुरुआती समय में अभ्यास के लिए अच्छी हैं, पर इन गतिविधियों में बच्चे सतही तौर पर ही जुड़े होते हैं। आइए इन दोनों वृत्त के बीच के रिश्ते को समझें। कुछ कक्षाओं में देखा गया है कि अगर कक्षा कालांश का कुल समय 45 मिनट है, तो बच्चों का नियत काम का समय लगभग 30 मिनट तक का ही देखा गया है, यानी कक्षा कालांश के कुल समय में से 15 मिनट कम। आइए इसको भी एक उदाहरण में देखें। आशीष जी की कक्षा को ही देख लीजिए। बच्चे बोर्ड पर दिए गए प्रश्नों के उत्तर अपनी अपनी कॉपी में उतार रहे हैं और प्रश्नों के उत्तर ना समझ आने पर भी यांत्रिक रूप से शैक्षणिक गतिविधि का हिस्सा बने हुए हैं। आप आशीष जी की कक्षा को देखकर क्या कह सकते हैं? आप एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं। 1. इस कक्षा में सभी बच्चे शिक्षक के द्वारा करवाई जा रही गतिविधि से सीख रहे हैं। 2. कक्षा में जो बच्चे आगे बैठे हैं वे नियत रूप से गतिविधि में जुड़े हुए हैं। 3. कक्षा में सभी बच्चे पूरे समय नियत रूप से गतिविधि में जुड़े हुए हैं। दोस्तों, दूसरा विकल्प सही है। इस कक्षा में बच्चे बोर्ड से देखकर उत्तर अपनी कॉपी में लिख रहे हैं और प्रश्न का उत्तर समझ न आने पर भी यांत्रिक या नियत रूप से शैक्षणिक गतिविधि का हिस्सा बने हुए हैं, यानी बच्चे सतही तौर पर जुड़े हुए हैं पर सीखने में सक्रिय रूप से भागीदार नहीं है। इसीलिए इसे नियत काम के समय में रखा जा सकता है। हाँ, एक और चीज हो सकता है कि कुछ बच्चे शायद आगे बैठकर शिक्षक के साथ साथ लिख रहे हों, वहीं कुछ बच्चे जो कक्षा में पीछे बैठे हैं वो बातचीत कर रहे हों। इसलिए कक्षा में नियत काम का समय हर बच्चे के लिए समान नहीं होता, या यूं कहें कि ये समय हर बच्चे का अलग होता है। नियत काम पर समय कम होने के बहुत से कारण होते हैं, जैसे शिक्षक की गैर शैक्षणिक कार्यों में व्यस्तता, उचित गतिविधियों की कमी, पढ़ाने का तरीका और गतिविधि बच्चों के स्तर के अनुसार न होना, कक्षा योजना की कमी, शिक्षक का पढ़ाने के दौरान केवल कुछ बच्चों पर ही ध्यान होना आदि। चलिए आगे बढ़ते हुए अब हम सबसे छोटे वृत्त को देखें। ये दर्शाता है कि बच्चे कक्षा में करवाई जा रही शिक्षण संबंधित गतिविधियां समझ के साथ सक्रिय रूप से कर रहे हैं। जैसे हमने नीता जी की कक्षा में देखा था, बच्चे पढ़ रहे हों, लिख रहे हों, समूह में चर्चा कर रहे हों, अपनी बातें व्यक्त कर रहे हों, कहानी या कविता सुन रहे हों, सोच रहे हों, प्रश्न पूछ रहे हों, शिक्षक और अन्य बच्चों के साथ सहयोग कर रहे हों आदि।
आइए इस चित्र को दोबारा देखें। शोधों में पाया गया है कि अगर एक कालांश कुल 45 मिनट का है, तो नियत काम का समय उसमें सिर्फ 30 मिनट का देखा जाता है, जिसमें से सिर्फ 10 मिनट ही बच्चे सीखने की गतिविधियों में सक्रिय रूप से कक्षा से जुड़ते हैं और सीखते हैं। यानी आप यह भी कह सकते हैं कि कुल कालांश के समय में 1/4 से भी कम है। यह भाग यहाँ खत्म हुआ। चलिए दोहरा लें कि इस भाग में हमने क्या समझा। हमने 3 वृत्तों को देखा और जाना कि कक्षा कालांश के समय और नियत काम के समय में अंतर होता है। हमारे 45 मिनट के उदाहरण में नियत काम का समय 15 मिनट कम था। और तो और नियत काम के समय और सीखने की गतिविधियों में सक्रिय भागीदारी में भी कुछ ऐसा देखने को मिलता है। यहाँ नियत काम के समय में से 1/3 समय में ही बच्चे कक्षा में हो रही सीखने की गतिविधियों में सक्रिय रूप से जुड़े होते हैं, जो कि हमारी कुल कक्षा कालांश के समय में से 1/4 समय से भी कम है। कक्षा में हर बच्चे का नियत काम का समय और सीखने की गतिविधियों में सक्रिय भागीदारी का समय भी अलग हो सकता है। बच्चों की सक्रिय भागीदारी जितनी कम होगी, बच्चे उतना ही कम सीखेंगे। इसलिए अब हमें ये देखना होगा कि इन सभी वृत्तों के बीच के अंतर को कैसे कम किया जाए और कैसे सक्रिय भागीदारी का समय बढ़ाया जाए। इस बारे में हम आगे आने वाले भाग में चर्चा करेंगे। मंजू जी आज अपनी कक्षा में आई और आते ही उन्होंने बच्चों को पाठ पढ़ाना शुरू कर दिया। पूरा पाठ एक बार जोर जोर से पढ़ने के बाद उन्होंने उत्तर बोर्ड पर लिख दिए और बच्चों को उत्तर कॉपी में लिखने को कहा। इस कक्षा में बच्चों की सक्रिय भागीदारी का समय बहुत कम देखा जा सकता है। यहाँ बच्चों की सक्रिय भागीदारी का समय बढ़ाने के लिए क्या क्या करना सही रहेगा? आप एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं। पहला, बच्चों को अपने पीछे पीछे पाठ दोहराने के लिए कहना और फिर प्रश्न के लेखन पर कार्य करवाना। दूसरा, पाठ पढ़ने से पहले बच्चों के साथ पाठ की विषय वस्तु पर चर्चा करना और उनके अनुभव सुनना। तीसरा, पाठ में आए अपरिचित शब्दों पर चर्चा करना और उन शब्दों से नए वाक्य बनाना। चौथा, पाठ पढ़ने के एक अंतराल के बाद बच्चों से पूछना कि कहानी में आगे क्या हुआ होगा। पहले विकल्प को छोड़कर सभी विकल्प सही लगते हैं। पाठ को शिक्षक के पीछे पीछे दोहराते हुए शायद बच्चे पाठ का अर्थ ना समझें। ये उनके लिए सिर्फ एक यांत्रिक प्रक्रिया भी हो सकती है। जबकि विषय वस्तु के बारे में चर्चा करते हुए बच्चे अपने अनुभव साझा करेंगे और पाठ को पढ़ते हुए अनुमान लगाएंगे। पाठ में आए अपरिचित शब्दों पर चर्चा करने से पाठ की समझ बेहतर होगी और बच्चों की कक्षा में सक्रिय भागीदारी अधिक होगी।